चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे अपना वो करेंगे हम कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो तो है हमारी अर्हेनियस, जिसको हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। कोलिजन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सही बताऊं तो उसका जो डेरिवेशंस है ना वो तो कभी आया ही नहीं, उसके ऊपर तो कभी क्वेश्चन ही नहीं आया जेईई के अंदर भी और नीट के अंदर भी। बाकी इसके थोड़े पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं, सीबीएसई के अंदर कई बार पोस्टुलेट्स पूछ लेता है, इसकी लिमिटेशन पूछ लेता है, वो हम करेंगे तो खैर टॉपिक वाइज, बट इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था अर्हेनियस। सबसे पहले को कोलिजन के अंदर मेनली थ्योरी का ही रहेगा, शुरू में लिखवाना। पहले को कोलिजन थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। फटाफट लिखो, कोलिजन थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। कोलिजन थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। सबसे जो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर कौन सा है, वो है हमारा एनर्जी बैरियर। सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, एनर्जी बैरियर। और सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा, सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। ओके, तो कोलिजन थ्योरी मेनली ना दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है, एनर्जी बैरियर का वही मतलब है कि अगर जो कोलिजन है, जो है मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। और कोलाइड करने के बाद क्या होता है, वो आपस में ना एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। कोलाइड करने के बाद क्या करते हैं, वो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। जब एनर्जी उनकी एक्सचेंज होगी तो किसी एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और एक की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी दे देगा तो एक की ज्यादा होगी और दूसरे की क्या होगी है, कम होगी है। तो अगर जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई है, अगर वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे, अगर वो क्या करे, एनर्जी बैरियर को, जो एनर्जी बैरियर है इसको क्या कर दे, इसको वो क्रॉस कर दे, मतलब उसकी अगर इतनी एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करेगा, तब वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, तब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो कोलिजन थ्योरी में दो ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। एक तो है हमारा एनर्जी बैरियर कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर उसकी एनर्जी इस जितना एनर्जी बैरियर मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज्यादा हो गई है, अगर उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई है, तब वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। ओके, पहला तो फैक्टर यही है। दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। दूसरा क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर। ये बोल रहे हैं कि कोलिजन जो होना चाहिए ना वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जो कोलिजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अगर वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा तब भी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब भी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, बताऊंगा अभी ओरिएंटेशन फैक्टर में दोबारा आऊंगा। इसके बाद लिखो पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। फटाफट लिखो पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। उसके सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो, वो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory a reaction occur, according to this theory a reaction occur due to collision among the reactant molecules। जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है, according to this theory, according to collision theory a reaction occur due to collision among the reactant molecule, due to collision among the reactant molecule। भाई collision theory क्या बोलती है, यही बोलते हैं ना कि जब भी प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा, जब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये है। लिख लिया सबने, हाँ जी लिख लिया सबने। ओके, सेकंड पोस्टुलेट लिखो ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी एक्सचेंजेस, during collision energy exchanges, during collision energy exchanges and these energy exchanges, and these energy exchanges can lead to product formation, and these energy exchanges can lead to product formation। भाई कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी, और जब एनर्जी एक्सचेंज होगी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। क्या रहेगी, ओके।
लिख लिया सबने ये वाला, सेकंड लिख लिया, ओके। नेक्स्ट लिखो थर्ड, थर्ड में क्या लिखोगे, नोट ऑल कोलिजन्स, थर्ड लिखो, थर्ड पोस्टुलेट, नोट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नोट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि भी सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ओके, क्योंकि कुछ ही फ्रैक्शन के जो कोलिजन होते हैं वही क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, ओके। लेकिन सबने नॉट ऑल कोलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, ओनली दोज कोलिजन, ओनली दोज कोलिजन व्हिच क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ओनली दोज कोलिजन which cross the energy barrier result in product formation, only those collisions which result in product formation result in product formation, okay। लिख लिया सबने थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट में लिख सकते हैं लाइन और, ओनली दोज कोलिजन व्हिच हैव एनर्जी, नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखो, ओनली दोज कोलिजन व्हिच हैव एनर्जी, only those collision which have energy greater than or equal to threshold energy, only those collision which have energy greater than or equal to threshold energy are capable to product formation, में जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी या फिर उससे ज्यादा होगी वही क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, वही क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ओके। क्लियर है ये बात ये। नेक्स्ट लिखो एनर्जी बैरियर, नेक्स्ट लिखो पोस्टुलेट फिफ्थ, एनर्जी बैरियर कैन बी अंडरस्टूड बाय अर्हेनियस इक्वेशन, एनर्जी बैरियर कैन बी अंडरस्टूड बाय Arrhenius equation, energy barrier can be understood by Arrhenius equation। कह रहे हैं कि जो एनर्जी बैरियर है उसको हम Arrhenius equation से ही समझ सकते हैं। देखो Arrhenius, ये हमारा जो बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है एनर्जी, ये एनर्जी बैरियर आता है। देखो जब एनर्जी बिल्कुल कम थी, जब एनर्जी बिल्कुल कम थी तो कोई भी जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स है ना, उन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं की थी। जब एनर्जी क्या थी, बिल्कुल जीरो थी, कम थी, तो किसी भी मॉलिक्यूल ने जो है वो फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स ने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं की थी, ओके। मैं भी रिपीट कर दूंगा फोर्थ वन, पहले एक बार इसको देखो। जब एनर्जी बिल्कुल कम थी तो किसी ने भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं की, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे, जीरो थे। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हुई उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो इतने मॉलिक्यूल्स बचे लास्ट में, जो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव पोजीशन लगा लो, जिनका जो वो क्या आ रहा था, e⁻⁻ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन दैट रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कह रहे कि इतना जो एरिया आएगा, क्योंकि जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या आएगा, जो ये ग्राफ हमारा ऐसा गया, तो फिर इतना फ्रैक्शन क्या आ गया, इतना फ्रैक्शन क्या आ गया, वो मॉलिक्यूल्स आए हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है, ओके। तो यही क्या होगा हमारा e⁻⁻ यही क्या होगा हमारा e⁻⁻RT, ओके। तो यही बोलता है कोलिजन थ्योरी में, जब हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं तो लास्ट में जो ये इतना पोर्शन आएगा, यही क्या आएगा हमारा फ्रैक्शन ऑफ वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जिनका कोलिजन क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ, जिन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसमें लिखो ओरिएंटेशन बैरियर पे करेंगे नेक्स्ट हम। कितने हो गए पोस्टुलेट, देखो एक बार कितने पोस्टुलेट हो गए, 5 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ वन, नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, the collision which cross the
एनर्जी बैरियर, द कोलिजन which cross the energy barrier, the collision which cross the energy barrier must cross the orientation barrier, must cross the orientation barrier। ये कह रहे हैं कि हमें पता है कोलिजन थ्योरी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो एनर्जी बैरियर की कोलिजन, जो कोलिजन है उनको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, साथ साथ उनको क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन उनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। मैं बताऊंगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके, so must cross the orientation barrier and result in product formation, and result in product formation। okay, next लिखो 7th, the collision between the reactant, the collision between the reactant, the collision between the reactant molecule should be in proper orientation, the collision between the reactant molecule should be in proper orientation, then only product will form, then only product will be formed। हाँ ये 7th है, तो 7 पोस्टलेट कराया मैंने आपको, 7th है ये। the collision between the reactant molecule should be in proper orientation, then only product will be formed। तभी क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होगा, वो फॉर्म होगा। मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुई तब वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अभी मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद सारे मैं रिपीट कर दूंगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन जैसे हमारे पास है H2 है, I2, और हमें क्या बनाना है, 2HI बनेगा। क्या बनेगा, 2HI बनेगा। ओके, चलो वही है कि H2 को मैं ऐसे ले रहा हूँ कि मेरे पास एक तो ये क्या आ गई, ये H2 है, ये भी H है और ये भी क्या है, H है। और ऐसे ही क्या है, ये I2 है, ये भी I है और ये भी क्या है, I है। ये H2 है और ये क्या I2 है। दो मॉलिक्यूल, दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग थे, फिर क्या है, थोड़ा सा पास आए वो, ये H, ये I और ये भी क्या होगा, I। देन क्या होगा, रिएक्शन, यहाँ पे क्या हुई, इनकी ओरिएंटेशन हुई, आपस में क्या किया उन्होंने, कोलिजन किया। कोलिजन करने के बाद HI बन गया और यहाँ पर भी क्या बन गया, HI बन गया। यहाँ पर भी HI बना और यहाँ पर भी क्या बना, HI बना। ओके, तो ये तो थी उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये क्या थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी। अगर वही है कि अगर ये इस तरह से हो कि ये H है, ये H और ये I, ये I, HI और I। अब ये क्या, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। एक बार में सबका कोलिजन नहीं होगा, तो ये क्या हुई, ये इम्प्रॉपर वो है। तो अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। बस ये वही कहना चाह रहा हूं। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। बस लास्ट में फैक्टर ला देंगे हम प्रॉपर ओरिएंटेशन का। हाँ जी, क्लियर है। अब बताओ अगर किसी का कोई पॉइंट रहता हो तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये लिख लेना, थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा। एनर्जी जीरो का मतलब वो नहीं, एनर्जी जीरो का मतलब है यहाँ पर कि रिएक्टेंट की ही एनर्जी है सिर्फ उसके पास। जीरो मतलब उसके पास रिएक्टेंट की एनर्जी, क्योंकि कोलाइड करेंगे ना तो जितनी एनर्जी उनके पास खुद की होती है रिएक्टेंट की, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो एनर्जी कम ज्यादा होगी। ओके, हाँ फटाफट बताओ पहले फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थ्री में अगर किसी को रिपीट करना हो तो फर्स्ट थ्री में रिपीट करना है, किसी को सेकंड करना है। सेकंड लिखो, नॉट ऑल कोलिजन, नॉट ऑल कोलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मेरे पास सुनो, जिसका भी कोई रहता है ना, अभी स्पेस छोड़ दो, मैं ना उसके पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें सारे लिख लेना, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। डन है, जिसका भी जो पॉइंट रहता है ना पीडीएफ सेंड कर दूंगा, नोट सेंड कर दूंगा, नोट्स में से आप लिख लेना, उतना ही स्पेस छोड़ दो। ओके, देखो ग्राफ में ये कह रहा है कि ये है हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या है, जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था ना अर्हेनियस इक्वेशन क्या थी हमारी, k = a e⁻ ये जो पार्ट है क्या था हमारा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये भी वही है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वर्सेस एनर्जी के ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। ओके, कह रहे कि जब एनर्जी कम है, एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसके पास खुद की ही एनर्जी है, सिर्फ उसने एनर्जी, ये एक्सचेंज एनर्जी है, ये लगा लो एक्सचेंज एनर्जी है। ओके, तो अगर उसने एनर्जी एक्सचेंज नहीं की तब फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। ओके, तो जब उसने एनर्जी एक्सचेंज की और एनर्जी एक्सचेंज करते करते बैरियर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया,
तो अल्टीमेटली लास्ट में जो बचेगा ना, लास्ट में जितना भी आएगा इससे ऊपर आएगा, वही क्या होगा, वही हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा, वही क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोडक्ट। उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट की वो फॉर्मेशन करेंगे। ये वही ग्राफ होता है। और रही बात ओरिएंटेशन फैक्टर की, देखो जब कोलिजन होता है ना, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। कोलिजन क्या हो रहा है, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर कोलिजन है ना, तब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो। तो एक प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, प्रॉपर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये कर रहे हैं तो ये प्रॉपर कोलिजन हो रहा है और हमें एचआई मिल रहा है। यहाँ पे ये इम्प्रॉपर कोलिजन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, बस यही बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। देखो जो कोलिजन थ्योरी ना, कोलिजन थ्योरी के आगे लिमिटेशंस में बताऊंगा मैं। कोलिजन थ्योरी ना बाइमोलिकुलर पे लगती है, बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस, बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगती है। तो मैंने कोई लेट कर लिया कि कोई रिएक्शन है हमारे पास ए और बी, इससे क्या मिला, इससे हमें प्रोडक्ट मिला। कोई ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, उनसे क्या मिला, उनसे हमें प्रोडक्ट मिला। ओके देखो अब हमें पता है कि जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा रेट होता है ना, रेट, ध्यान से सुनो इसको, जो रेट होता है इस चीज को ध्यान से देखना। रेट हमारा किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो मैंने लिख दिया ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके इनटू में एक आएगा हमारे पास ZAB, सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाँ देखो जो हमारा रेट है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट डिपेंड कर रहा है तो ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर। एक है हमारा ZAB, ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अभी कराऊंगा, एक एक एक्सप्लेन कराऊंगा। और एक इनटू में है F, एक इनटू में क्या है, F है। जो पूरी रिएक्शन का जो हम रेट निकालेंगे कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। देखो वैसे ही बताऊं ना, वैसे तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको कि जो रेट है, रेट ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, एक क्या है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो हमने निकाला e⁻⁻ एक उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो रेट क्या आएगा, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके बाकी इसके बाद में इसकी पूरी डेरिवेशन है, डेरिवेशन में आपको लिखाऊंगा, बट वही है कि उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जेई में भी उसके एडवांस में भी उसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं आया हुआ और मेरे को लगता नहीं आगे आएगा। बाकी मास्टर्स वगैरह में पढ़ते हैं, जेई में भी पढ़ते हैं कि में भी एडवांस में क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर। ओके हाँ यही तो उसकी लिमिटेशन है कि जो कोलिजन थ्योरी ना, वो सिर्फ बाइमोलिकुलर और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में ही बातें कर रही है। ओके ना तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रही है, ना ही वो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो यही उसकी लिमिटेशन है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में वो कर रही है डिस्कस। ओके अब देखो एक एक को मैं एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर, या फिर इसको हम स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं। अब देखो ओरिएंटेशन जो वैल्यू होगा, इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो 0 to 1 में लाई करेगी। इसकी जो वैल्यू होगी 0 to 1 में, मतलब अगर बिल्कुल ही प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसकी वैल्यू 1, बिल्कुल ही इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसकी वैल्यू 0। हाँ थोड़ी सी प्रॉपर है, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं है पर उसके कंपैरेबल है, तो वो 0 और 1 में लाई करेगी। ओके तो जो ये होगा हमारा, वो 0 और 1 में लाई करेगा। बट अगर हमें गिवन ही नहीं है, if it is not given, अगर हमें ओरिएंटेशन बैरियर, वो हमें ओरिएंटेशन फैक्टर, यहाँ फैक्टर लिखो, ओरिएंटेशन फैक्टर की वैल्यू अगर हमें गिवन ही नहीं है तो हम उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हम उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू को हम 1 कंसीडर कर लेंगे। ओके अगर ओरिएंटेशन फैक्टर हमें गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 में लाई करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 और 1 में लाई करेगी तब तो ठीक है, हमें गिवन है। अगर हमें गिवन ही नहीं है तब हम उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन लेके करना पड़ेगा हमें। ओके तब उसकी वैल्यू कितना लेंगे, उसकी वैल्यू को हम 1 कंसीडर कर लेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, हम 1 कंसीडर लेंगे। ओके ओरिएंटेशन फैक्टर की डेफिनेशन अभी तो बताया, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा देखो, दूसरा है हमारा एफ। एफ तो हमें पता है कि फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, ये एफ इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, e टू पावर माइनस ea बाय rt। एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, e टू पावर माइनस ea बाय rt। ओके ओरिएंटेशन भी हो गया और हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी हो गया। अब है मेन इंपॉर्टेंट ZAB, मेन इंपॉर्टेंट ZAB है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके
चलो पहले बताऊं कि जो ZAB है ना, ZAB होता है हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लो। जो ZAB है ना, ZAB ये है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं इसकी, देखो फटाफट। देखो द नंबर ऑफ कोलिजन इन per second and per unit volume called collision frequency. The number of collision per second and per unit volume called collision frequency. पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम के जितने भी कोलिजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, अब जो कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना नॉर्मल रिएक्शंस की, वो आती है 10⁻25 टू 10⁻28। कह रहे हैं कि कितने के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, 10⁻25 टू 10⁻28 आ जाती है। ओके, बाद में इसी के ऊपर मैं बाद में इसके ऊपर लिमिटेशन भी निकलने वाली है, जो लिमिटेशन निकलेगी इसी पॉइंट पे निकलेगी, उसको स्टार मार्क कर लो। कि कह रहा है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10⁻25 टू 10⁻28 के अराउंड क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। ओके, नॉर्मल रिएक्शंस की जो कोलिजन थ्योरी के अंदर स्टडी की है। क्लियर है? अब करेंगे को डिस्कस फिर आगे ZAB को डिस्कस करना है। क्लियर है? इतना पहले सबसे पहले बताओ इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो थोड़ी सी अजीब है ये, मैं पहले बता रहा हूँ, इसके जो वायरा रिजल्ट भी आएगा थोड़ा सा अजीब आएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब होगा मतलब, बट फिर भी अपन को तो करना ही है ना। तो ये है कि 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव कोलिजन। इन दोनों का तो सिंपल सा फंडा है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, इसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे हम। किसकी डेफिनेशन को रिपीट करना है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकंड एंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकंड एंड इन पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अराउंड ऑफ रफली आइडिया है इतने के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, तभी कोलिजन थ्योरी एप्लीकेबल भी होगी। ओके, चलो अब निकालते हैं ZAB। एक्चुअल में ZAB है क्या? देखो जो ZAB है ना, ZAB की जो वैल्यू है वो है हमारा पाई सिग्मा AB का स्क्वायर 8 KT बाय पाई म्यू N स्टार A N स्टार B, ये है ZAB। ZAB क्या है? ZAB ये है, ZAB क्या है हमारा, पाई सिग्मा AB का स्क्वायर, सिग्मा AB स्क्वायर बताऊंगा अभी, सिग्मा AB स्क्वायर क्या होता है, 8 KT बाय पाई म्यू और N स्टार A और N स्टार B, N स्टार A B भी सारा बताऊंगा मैं। ओके, तो कह रहे कि ZAB ये होता है हमारा। चलो देखते हैं, पाई पाई तो हमें पता है, सिग्मा AB क्या होता है, सिग्मा AB होता है हमारा RA प्लस RB, RA प्लस RB, RA प्लस RB का मतलब है कि मान लो ये A टाइप का कोलिजन हो गया, वो मॉलिक्यूल हो गया, ये B टाइप का है, A की रेडियस प्लस B की रेडियस, ये हो गया ना, ये हो गया हमारा RA और ये क्या हो गया हमारा RB हो गया। मान लो ये A है और ये क्या है B है, तो कह रहा है कि A की रेडियस प्लस B की रेडियस वही क्या होगा हमारा, सिग्मा AB होगा। भाई कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन मैटर करेगा रेडियस के ऊपर भी, तो वही ये बोल रहा है कि जो सिग्मा AB होगा, सिग्मा AB क्या होगा, इट इज सम ऑफ रेडियस ऑफ A एंड रेडियस ऑफ B। जो A टाइप का कोलिजन है, जो B टाइप का कोलिजन है, मॉलिक्यूल है, दोनों की जो रेडियस है, रेडियस का क्या कर दो, सम कर दो, वो क्या आ गया, सिग्मा AB आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, सिग्मा AB आ गया। ओके, क्लियर है? सिग्मा AB क्लियर है आपको? बताओ फटाफट, हाई फाइव साइन करो अगर सिग्मा AB क्लियर है तो। ध्यान से सुनना आपने, इसको ध्यान से देखना है इसको। सिग्मा AB क्लियर है? हाँ, लिखने में कम फोकस करना है, समझने में ज्यादा करना है। चलो बहुत बढ़िया, सिग्मा AB हमारा क्लियर हो गया। 8 KT बाय पाई म्यू, 8 KT बाय पाई म्यू में तो कोई गड़बड़ नहीं है। म्यू क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूस मास, फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं रिड्यूस मास। 1 बाय म्यू क्या होगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, यही होता है रिड्यूस मास, रिड्यूस मास का फॉर्मूला। तो म्यू हम फिर यहां से पुट कर देंगे, म्यू कर देंगे, म्यू हम यहां से पुट कर देंगे। ओके, चलो यहां से म्यू आ जाएगा ma into mb अपॉन ma प्लस mb आ जाएगा, वो यहां से हम पुट कर देंगे। अच्छा, अब रह गया n स्टार A और n स्टार B। n स्टार A है, n स्टार A है, ध्यान से सुनना, देखो n स्टार A क्या है, k क्या है यहाँ पे, k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? R by Na, यही तो होता है भाई। R क्या होता है? R हमारा क्या होता है? हाँ यस वी नो, अब आ गया। R क्या होता है हमारा? गैस कांस्टेंट होता है, तो वो तो पर मोल के लिए होता है। और Kb क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो पर मॉलिक्यूल के लिए होता है, बस इतना फर्क होता है। R by Na, चलो Na क्या है? Na हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ A। n स्टार A है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ A। भाई A के मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसकी वॉल्यूम में कितने हैं? इन शॉर्ट जो हमारा n स्टार A है, n स्टार A क्या आएगा हमारा? मैंने लिख दिया उसको Na। भाई ये Na एवोगाड्रो नंबर नहीं, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A अपॉन में उसका वॉल्यूम। n स्टार A क्या है? Na by V है। n स्टार A क्या है? Na by V। और Na क्या है? Na है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A अपॉन में क्या कर दो? उसका वॉल्यूम कर दो, तो वो क्या बन गया? n स्टार A बन गया। सेम n स्टार B होगा, सेम क्या होगा? n स्टार B होगा, वो क्या होगा हमारा? nb by V होगा। nb by क्या होगा? V होगा। देखो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अजीब जाएगा, पर ज्यादा ज्यादा नहीं सोचना आपने, ना ज्यादा कुछ खास है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। ओके, जेई में भी एक आधे बार कोई क्वेश्चन आया होगा एडवांस के ऊपर, बाकी फिर भी हम इसको कर लेंगे। सोल्यूशन थ्योरी जब इसकी पोस्टुलेट करेंगे तो फिर हम ये भी करेंगे। ओके चलो, कुछ नए टर्म्स आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं और जगह अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो बिल्कुल भी आपको समझ आने ही नहीं वाला, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आएगा। n स्टार A क्या है? Na by V, n स्टार B क्या है? nb by V है। ओके चलो, अब देखो Na क्या है? Na है, अब Na क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है। ओके चलो, अब देखो क्या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है, मैं Na को ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू में एवोगाड्रो नंबर। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? देखो समझो इस चीज को, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास है 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 into 6.02 into 10⁻23, और ये क्या हो गया मेरा? एवोगाड्रो नंबर। और ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसको समझो ध्यान से, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ना एक तरह से मैंने उसको वो कर दिया, दो पार्ट में कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर, तभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये चीज समझ आई नहीं आई? फटाफट बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने कर दिया नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर। देख लो ना यहाँ से, मान लिया मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 into दिस क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर। और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो मैंने Na को लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू में एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू में एवोगाड्रो नंबर। हाँ 9th क्लास का फॉर्मूला ये, तो और कुछ नहीं है। चलो समझ आई? ऐसे में फिर Nb भी लिख सकता हूँ, ऐसे में Nb भी लिख सकता हूँ। Nb क्या होगा? Nb इनटू में N0, Nb में क्या होगा? अच्छा, अब सारी वैल्यू पर पुट करके फिर देखते हैं। ZAB क्या आएगा हमारा? पाई सिग्मा AB का स्क्वायर। मैं सिग्मा AB की इनकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, बस आपको पता होना चाहिए है। ओके 8 kT बाय पाई म्यू, 8 kT बाय पाई म्यू आ गया। अच्छा अब n स्टार A और n स्टार B की वैल्यू पुट करना है। देखो n स्टार A क्या बन गया? n स्टार A मेरा बन गया Na, तो ये बन गया, यहां से क्या आ गया मेरा? Na इनटू में N0 अपॉन में V, और इनटू में क्या आ गया? Nb इनटू में N0 अपॉन में V। यही बनेगा ना? वही वॉल्यूम भी तो है ऊपर वाला, Na की जगह तो ये आ गया, और V क्या है? V आ गया यहाँ पे। ओके क्लियर है? चलो ZAB ये सारा का सारा सेम, Na by V मैंने कर दिया Nb by V, और इनटू में N0 का स्क्वायर, इनटू में N0, बाकी सारा का सारा सेम है। मैंने Na के अपॉन में V कर दिया और Nb के अपॉन में क्या कर दिया? V कर दिया, और N0 यहाँ से N0 यहाँ से N0 का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। हमारा रेट क्या था? रेट, अब रेट में पुट करते हैं इसको। रेट इज इक्वल टू ओरिएंटेशन फैक्टर इनटू में ZAB इनटू में F, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव वॉल्यूम। चलो पुट करते हैं वैल्यू। रेट
इज इक्वल टू ओरिएंटेशन फैक्टर इनटू ZAB क्या आ गया, ZAB मेरा पूरा आ गया, क्या आ गया, पाई सिग्मा AB का स्क्वायर 8 kT बाय पाई म्यू, 8 kT बाय पाई म्यू आ गया। ओके, और साथ में क्या आएगा मेरा, देखो अब इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से, Na बाई V, Na क्या है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ, V क्या वॉल्यूम ऑफ A। तो आपको लगता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, हार्दिक बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन क्या बन गया, कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन, मोलैरिटी बिल्कुल सही, Nb बाई V क्या बन गया, ये कंसंट्रेशन, V की मोलैरिटी, सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। N नॉट का स्केल आ गया यहाँ पे, ये हो गया Z, और इनटू में F क्या होता है हमारा, e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT, e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT हो गया, क्लियर है इतना, बिल्कुल सही। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं मैं, भी रीअरेंज करके, रेट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू सिग्मा AB का स्क्वायर 8 kT बाय पाई म्यू। अच्छा इसको मैं पहले लिख लेता हूं, n नॉट का स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT और A B, वाह ये आ गया मेरा रेट, ये आ गया, ये मेरा रेट आ चुका है, ये आ गया रेट आ गया। ओके अच्छा मैंने शुरू में इक्वेशन लिखी थी A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, तो वहां से रेट क्या आया था, रेट इज इक्वल टू K A B, रेट इज इक्वल टू K इनटू B आ गया। मान लो ये इक्वेशन मेरी 1 है, ये इक्वेशन मेरी 2 है, तो भैया कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा, देखो ये भी रेट वो भी रेट, तो कंपेयर करो, K की वैल्यू ये आ गई, पूरी पूरी K की वैल्यू क्या है, यही है ना भाई, जो A और B के मल्टीप्लिकेशन में है सारा का सारा ये प्रोडक्ट, वही तो क्या है, K है, तो फिर K क्या आ गया यहाँ से, इनटू पाई सिग्मा AB का स्क्वायर 8 kT बाय पाई म्यू। देखो ये K है हमारा रेट कांस्टेंट, और ये K है हमारा KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दोनों के अलग अलग है। हाँ ये K मेरा रेट कांस्टेंट है, ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT, सही है इतना, क्या आ गया हमारा। अच्छा अरहेनियस के अकॉर्डिंग K क्या होता है, अरहेनियस पे अकॉर्डिंग टू अरहेनियस K is equal to A e raised to power minus EA by RT, K is equal to A e raised to power minus EA by RT। अब देखो e raised to power minus EA by RT, यहाँ पे भी e raised to power minus EA by RT, तो इतनी वैल्यू किसकी आ गई है, बताओ किसकी आ गई, A की आ गई है, A is equal to पाई सिग्मा AB का 8 kT by पाई म्यू और n नॉट का स्क्वायर। बस ये है कि जो A है, A क्या है, अंडर रूट ऑफ T पे डिपेंड कर, बाकी सारे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, बस यही इसका डेरिवेशन था। फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया, समझ आना चाहिए, मैंने अभी ट्राई किया पूरी कि आपको एक एक स्टेप चीज समझ आए, फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया, किसी को डाउट है तो हाई फाइव सेंड करो, फटाफट आ गया तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको कोलिजन थ्योरी में देखो इतना ही था, मैंने पहले बताया जो डेरिवेशंस है नहीं है, मे भी कभी एक आधी चीज पूछ ले, बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, मैंने आपको करा दिया आपको, और ये पूछ ले जो रेट है बताओ टेम्परेचर की क्या है, वो तो टेम्परेचर की पावर 1/2 के ऊपर डिपेंड करता है वो। ओके टेम्परेचर की पावर 1/2 के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो यही उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन लिखा देता हूँ। कोलिजन थ्योरी हमारी खत्म हो गई, देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन करो एक बार। नेक्स्ट कोलिजन लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। देखो सबसे पहली बात तो जो कोलिजन थ्योरी है ना, वो बायोमोलिक्यूलर और एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है, ना तो ये रिवर्सिबल पे है और ना ही ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो लिख लो कोलिजन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, कोलिजन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर not applicable for reversible and complex reaction, not applicable for reversible and complex reaction, पहली इसकी लिमिटेशन है। जो हमारी कोलिजन थ्योरी है, देखो सेवलम और भी थ्योरीज हैं,
पहले हमने अरेनियस पढ़ी, फिर हमने कोलिजन थ्योरी। एक होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वो भी थ्योरी होती है, मतलब 2-3 थ्योरीज और रहती हैं अभी तो, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, मास्टर्स में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इनकी लिमिटेशंस को दूर करें। कम से कम 5-6 थ्योरीज आते हैं केमिकल का एनालिसिस में, हम तो बस 2 ही पढ़ते हैं, वो भी कोलिजन थ्योरी सही से नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट लिखो। देखो जो हमारा है ये मैंने बताया था ना, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻25 टू 10⁻28। और 10⁻25 10⁻28 होगा ना, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ये। इसका मतलब है कि भाई देखो, एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, सोच सकते हो 10⁻25 इतने कोलिजन्स हो रहे हैं। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। क्या है ये? कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज्यादा है, पर हर रिएक्शंस के लिए इतनी ज्यादा नहीं होती। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं, जहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इससे भी ज्यादा फास्ट है, जो चेन रिएक्शंस होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो कोलिजन थ्योरी जो इससे कम है उसके ऊपर भी सही से एप्लीकेबल नहीं होती, और जो इससे बहुत फास्ट है उनके ऊपर भी सही से एप्लीकेबल नहीं होती। बात समझ रहे हो? समझ आया नहीं आया? फटाफट बताओ। देखो 10⁻25 टू 8 भी बहुत एक अपने में बहुत वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू है। कई रिएक्शंस इससे स्लो होती हैं, इतनी वैल्यू होती ही नहीं उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। और कई न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन इससे फास्ट भी होती है। तो इन दोनों के ऊपर थोड़ी समस्या है कि जो स्लो है और जो फास्ट है। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट लिखो, सब केमिकल रिएक्शन, some chemical reaction proceed at a very slow rate. Some chemical reaction proceed at a very slow rate than expected from collision theory. कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्लो प्रोसीड होती हैं, जैसा हमें कोलिजन थ्योरी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, यही सेम बात को फास्ट कर दो, जैसे चेन रिएक्शंस प्रोसीड एट वेरी हाई स्पीड। थर्ड पॉइंट लिखो, चेन रिएक्शन प्रोसीड एट वेरी हाई स्पीड देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। देखो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन इनसे फास्ट होएगी और कोई नॉर्मल रिएक्शन इनसे फास्ट नहीं होती, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू है। और जो इसकी लास्ट लिमिटेशन क्या है कि जो इतना हाई रेट है ना भाई, कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग इतना हाई रेट आ रहा है, उसका ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतना हाई रेट ही क्यों आ रहा है रिएक्शंस का। कई रिएक्शंस कम पे भी तो हो रही हैं, तो इतने हाई रेट का रीजन क्या है, वो रीजन नहीं दिया, वो रीजन कोलिजन थ्योरी ने नहीं दिया। तो फोर्थ लिखो, it does not give any explanation for abnormally high rate। भाई इतना हाई रेट है, उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया, उसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी कोलिजन थ्योरी ने। abnormally high rate समझ आया? समझ लिख लिया आपने चारों पॉइंट? फटाफट बताओ अगर आपने लिख लिए तो। सर रिपीट फर्स्ट, क्या रह गया फर्स्ट में? अब जो कोलिजन थ्योरी है वो रिवर्सिबल पे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे नहीं लगती, ये है फर्स्ट पॉइंट। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, abnormally high rate, जो लास्ट लाइन थी वो abnormally high rate, it does not give any explanation for abnormally high rate। चलो क्लियर है कोलिजन थ्योरी? डन। बस मेन तो पोस्टुलेट थोड़े समझ आने चाहिए आपको, और जो डेरिवेशन कराई है वो समझ आनी चाहिए। खैर क्यों नहीं लगती सर कॉम्प्लेक्स को रिवर्सिबल पे? देखो क्यों नहीं लगती भाई, यही तो उसकी लिमिटेशन है। अगर यही बचा के क्यों लगती तो फिर लिमिटेशन क्या रहेगी, फिर दूरी कर लेंगे ना।
हमने तो बनाई नहीं सर ये। चलो नेक्स्ट लिखो। देखो नेक्स्ट अपन करेंगे, लास्ट टॉपिक है वैसे अपने चैप्टर का ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ना हमने रेट निकाला हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन का। इससे पहले हमने रेट निकाला एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट कैसे निकलता है? कुछ नहीं करो, क्या कर दो, उसके ऊपर रेट लो लगा दो, उसके ऊपर क्या कर दो, रेट लो लगा दो। बट अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी क्या करेंगे, रेट को कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लिखो प्रेडिक्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो हेडिंग डालो वो लिखो प्रेडिक्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हमें रिएक्शन जो मैकेनिज्म है उसका पता होना चाहिए, प्रेडिक्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। प्रेडिक्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, देखो सही बताऊं तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म हम दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक तो करते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप से, आरडीएस से। एक तो जो अभी तक जो हमने किया है, हमने अभी तक रेट निकाला है, हमने क्या निकाला है, आरडीएस से निकाला है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, वहां पे रेट लगाओ, वहां पे रेट लगाने से क्या होगा, हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, एक और नई टर्म आ रही है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी अच्छा लगता है मेरे को, एसएससी, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एसएससी हमें अप्लाई करना है रिएक्शंस के ऊपर। अगर हमें एसएससी सही से अप्लाई करना आ गया तो फिर रिएक्शन का जो हम रेट है वो इजीली बता पाएंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि एसएससी से हमें रेट को फाइंड आउट करना। अभी सारा बताऊंगा कि एसएससी होता क्या है, कैसे हमारा वर्क करेगा, क्या करना है हमें। बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने। ओके, करें स्टार्ट। पहले तो सिंपल ही करेंगे, जीरो ऑर्डर का भी इसमें आएगा ना, मतलब जीरो ऑर्डर तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, तो सारी कॉम्प्लेक्स आ गई ना, कॉम्प्लेक्स आएगी। चलो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। पहले ना मैं कुछ लिखवा दूं आपको, ताकि आपको दोबारा कॉपी पढ़ो तो याद रहे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया फिर आप भूल जाओगे, फिर आप 1 महीने बाद उठाओगे कॉपी को, फिर उस पर धूल लग जाएगी, फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो ये लिख लोगे तो फिर धूल लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे फर्स्ट लिखो, while rate law for different reaction, मैं बोल रहा हूं इसको, while rate law for different reaction, while rate law for different reaction, make sure that while rate law for different reaction, make sure that no intermediate appear in the final, make sure that no intermediate appear in the final rate law expression, in the final rate law expression। देखो समझो इस बात को, पहले तो लिखा या नहीं लिखा, while rate law for different reactions, make sure that no intermediate appear in the final rate law expression, no intermediate appear in the final rate law expression। देखो ये बोल रहा है कि जो हम रेट निकालेंगे ना, जो हम रेट निकालेंगे उसके अंदर ना, रेट लाw एक्सप्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। रेट लाw एक्सप्रेशन के अंदर ना इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अगर उसके अंदर इंटरमीडिएट आ गया तो हमें तो इंटरमीडिएट को पता ही नहीं, हमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ही नहीं पता, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात मेरी जो मैं कह रहा हूँ? अगर मान लो रेट लाw एक्सप्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट आ गया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। देखो थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता सकता हूँ इसके ऊपर, हल्का सा। मान लो एक रिएक्शन है a प्लस बी से हमें c मिल गया, a प्लस बी से हमें क्या मिल गया, c मिल गया, और इस c से हमें प्रोडक्ट मिल गया, इस c से हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। मैंने बोल दिया कि ये मेरा स्लो स्टेप है और ये मेरा फास्ट स्टेप। अभी जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, नोट भी चाहे मत करो, हल्का सा एग्जांपल सुनो। तो हमने पता है कि रेट लो तो हम किस पे लगाते हैं, स्लो स्टेप पे लगाते हैं। तो रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू के सी,
दैट इज इक्वल टू Kc, बट रेट लो तो निकल गया, बट समस्या क्या है, C हमारा इंटरमीडिएट है, C के C हमारा इंटरमीडिएट है, और रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, इस C को कन्वर्ट करना पड़ेगा AB की टर्म्स में, तो यही हमारा काम है, यही हम करने वाले हैं आज। समझ आया ये? समझ आया मैं जो कह रहा था? इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, बस समझ आया तो फटाफट हाई पे सेंड करो फटाफट। एग्जांपल से क्लियर हुआ? कोई नहीं हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, इफ अ रिएक्शन इज गिवन टू बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, if a reaction is given to be a complex reaction, if a reaction is given to be a complex reaction which occur in many steps, obviously जो complex reaction होगी वो क्या होगी, बहुत steps में होगी, which occur in many steps, then the individual steps will be treated as, then the individual steps will be treated as a elementary step, then the individual step will be treated as elementary step. ओके, ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 4 स्टेप में हुई है। सर प्लीज रिपीट, चलो दोबारा बोल रहा हूँ, इफ अ रिएक्शन इज गिवन टू बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, चलो दोबारा बोल रहा हूँ, इफ अ रिएक्शन इज गिवन टू बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which occur in many steps, then the individual step will be treated as a elementary step, will be treated as a elementary reaction. सर ये ज्यादा धीरे हो गया, सबको मोदी से भी दिक्कत है, मोदी नाम हो तब भी दिक्कत है, क्यों सर जी? हाँ जी, बीजेपी हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तो ज्यादा प्रॉब्लम, अच्छा ना हो ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो सर बैठे हमारे मोदी भगत, है तो ज्यादा है तो ज्यादा है, अच्छा ओह क्या कह रहे सर, है तो ज्यादा है। सारे मोदी भगत नहीं है सर यहाँ पे, नहीं डजंट मैटर ना, वो मैटर नहीं करता ना, चलो अच्छी बात है, सबके अपने कह रहे कि मोदी की जगह कौन, भाई कोई भी, मिक्स रिव्यू आ जाएंगे सर डेमोक्रेसी में, चलो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी से विश्वास ही थोड़ा उठता जा रहा है बीजेपी में। तो नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, इन अप्रोक्सीमेशन, हाँ जी थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट फटाफट, इन अप्रोक्सीमेशन रेट इज गिवन बाय स्लो स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अप्रोक्सीमेशन रेट इज गिवन बाय स्लो स्टेप, इन अप्रोक्सीमेशन rate is given by slow step always, rate is given by slow step always। देखो हमें पता है ना कि हम RDS स्टेप पे ही क्या लगाते हैं, अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाएंगे हम एसएसए लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे, हम स्लो स्टेप से ही क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। ओके चलो, अब इस चीज में क्या ध्यान रखना है, देखो जो भी आपको मैकेनिज्म गिवन होगा ना, मैकेनिज्म के अंदर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन भी गिवन होगी और आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन भी गिवन होगी, ध्यान से सुनो इसको, रिवर्सिबल भी होगी और इरिवर्सिबल भी होगी। इसी के नीचे लिखो पॉइंट में, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर गिवन है, रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल फास्ट होती है। अगर हमें इरिवर्सिबल गिवन है, मतलब यही हमारी काम की और यही क्या होगी, ये स्लो होगी। इसके नीचे लिख लो, देखो वैसे तो पहले ना मैकेनिज्म में बोल होगा, रिवर्सिबल के ब्रैकेट में फास्ट लिखा होगा, इरिवर्सिबल के ब्रैकेट में स्लो लिखा होगा, नहीं भी गिवन इसके अकॉर्डिंग चलना है, रिवर्सिबल में फास्ट, इरिवर्सिबल स्लो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे इक्विलिब्रियम ना जल्दी अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट तो रिएक्शन हो नहीं रही, इक्विलिब्रियम अटेन करना है बस, इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी हो जाता है, तो वो रिएक्शन ना फास्ट हो जाती है, वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होती है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो रिएक्शन क्या होगी वो हमारी थोड़ी स्लो होगी। समझ आया?
उसी की स्टेप पे नीचे लिख लो कि जो अप्रोक्सीमेशन स्लोप स्टेप में लिखा है जो मैंने आपको, समझ आया? चलो फटाफट अब बस मेन काम करना है हमने। हाँ देखो, एक तो केस वन है हमारा, ये तो हमने अभी तक केस वन ही कर रहे थे। केस वन जैसे हमारा ए से ए प्लस बी, इससे क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट मिल गया। ए प्लस बी से क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। मैंने बोल दिया कि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैंने क्या बोल दिया, ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, अब अगर ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू चाहे रेट लॉ लगाओ या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, एलओएम में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा एलिमेंट्री में। रेट क्या आएगा हमारा, के ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन, रेट इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन। तो ये तो केस वन हम शुरू से केमिकल काइनेटिक्स से शुरू से कर रहे हैं। अब बात करेंगे केस टू की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इसके अंदर मेजरली बात कर रहे हैं। ओके चलो, केस टू क्या है, केस टू है जैसे हमें ए से बी गया, सुनना इसको ध्यान से, पहले उतारना मत अभी, यहां से बन गया, चलो आई बन गया, आई से फिर गया K2 और यहाँ पे बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसकी जो मेन रिएक्शन है ना, मेन रिएक्शन लिखना पहले, मेन रिएक्शन पहले मेन रिएक्शन लिखना। इसकी मेन रिएक्शन है हमारी A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये है, ये एक रिएक्शन हमें गिवन है, उसका ये मैकेनिज्म है, उसका ये मैकेनिज्म है। हमें इसका रेट लो निकालना है, मतलब हमें इसका रेट निकालना है बस, हमें क्या निकालना है, इसका रेट निकालना है। समझ आया? देखो एक रिएक्शन गिवन है, ए और बी से क्या बना, प्रोडक्ट बना, हमें उसका मैकेनिज्म गिवन है। मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि ए और बी से पहले कोई इंटरमीडिएट बना और ए और बी उसके क्या थे, उसके रिवर्सिबल में थे, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होती, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था। फिर जो वो हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इंटरमीडिएट से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो जो ये K2 है, K2 के हमारा रेट कांस्टेंट है इस स्टेप का, K2 के हमारा रेट कांस्टेंट है इस स्टेप का। K1 क्या है हमारा, K1 रेट कांस्टेंट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का। देखो K1 को मैंने ऊपर लिखा है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है उसमें जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो क्या हमारा K-1 है, कितना है वो K-1। इतना क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ फिर आगे करेंगे। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, आ गया, चलो कुछ नहीं करना अभी, आपने नोट डाउन कुछ नहीं करना, इसको ध्यान से समझना बस, बिल्कुल सिंपल। अगर ये समझ आ गया तो सारा आ गया। सर K-1, हाँ K- यार कुछ भी नाम दे दो, इसको K1 दे दो, इसको K2 दे दो, इसको K3 दे दो, कुछ मर्जी दे दो, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कर लो K2 कर दो इसको, भाई जो मर्जी नाम लिखो यार, मैंने आपको पहले बता रखा है, अपना लिखो, सामने जो उसका लिखो, जिस मर्जी का लिखो, वो चक्कर नहीं है, ठीक है। ये K1 K2 ये क्या है K3। ओके, सबसे पहले का रेट लो, देखो ये है रिवर्सिबल और ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ओके, तो ये स्टेप कैसा होगा हमारा, फास्ट, और ये स्टेप कैसा होगा हमारा, स्लो होगा। ये स्टेप फास्ट होगा और ये क्या होगा, स्लो होगा। अब देखो हमें पता है कि जो हम रेट लो लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू K3I, यही होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K3I होगा, रेट इज इक्वल टू K3I होगा। ओके, अब I तो इंटरमीडिएट आ गया, और हमें पता है कि रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट तो आना नहीं चाहिए, हमें इस इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ AB के टर्म्स में लिखना है। ओके चलो अब इसके ऊपर लगाओ, देखो ये रिएक्शन कैसी है हमारी, A प्लस बी K1 K2 और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, I मिल गया। ओके, अब देखो इसको ना या तो आप सिंपल कर लो, जैसे हम इक्विलिब्रियम के अंदर करते हैं, तो हमारा K इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड बताओ मेरे को, रेट ऑफ फॉरवर्ड, चलो वो भी बताऊंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बताओ। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब इस समझ आना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब डायरेक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड है। हाँ
के इक्विलिब्रियम से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे को रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख के दिखाओ, देखते हैं कौन सबसे सही लिखता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा इसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख के दिखाओ मेरे को। हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड, दीप ने सही लिखा, सूर्य ने सही लिखा। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अस्सी में गलती कर, रेट के इक्विलिब्रियम, हाँ उमंग ने सही लिखा। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा जब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा जब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी K1P, यही तो हो गया मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड। और इसका रेट लो, इसके ऊपर लगाओगे क्या बनेगा, K1A इंटू बी, K1A इंटू बी। सही है बात, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड बात सही है, A इंटू बी। ओके चलो अब लिखो रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड का मतलब क्या, हम रिएक्शन ऐसे जा रही है, रिएक्शन ऐसे जा रही है। जब ऐसे रिएक्शन जा रही है तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट। अब हमारा रिएक्टेंट होगा I। अब रिएक्टेंट क्या होगा, I। इसको ऐसे कंसीडर करो, I से यहाँ पे आ गया हमारा K2 और क्या बना A प्लस बी। ये तो हो गया हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो I से क्या बना, A भी बना, और एट क्वेश्चन क्या था, K2 था। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड K2 I, रेट ऑफ बैकवर्ड K2। ये समझ आया नहीं आया, ये निकालना आना चाहिए। करा तो मैं के इक्विलिब्रियम से ही दूंगा आगे, बट पता होना चाहिए आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या, कैसे निकालना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड गए ऐसे गई रिएक्शन, तो रिएक्टेंट क्या हो रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड ऐसे रिएक्शन गई तो रिएक्टेंट क्या हुआ, ये होगा। बस ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई नहीं आई, फटाफट बताओ मेरे को, ये चीज समझ आई है नहीं आई, समझ आ गई ना। चलो अब हमें पता है एट इक्विलिब्रियम किया था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। भाई इक्विलिब्रियम स्टेप पे क्या हो जाता है कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। क्या था ना, यहां से इक्विलिब्रियम से 1 होगा, आई के निकल, हाँ वहां से आई निकाल लेंगे। सही है, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, लास्ट में वहीं से आ जाएगा। सही है, इतना पुट करो, K1A into B is equal to K2I, K1A into B is equal to K2I हो गया। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो I2 की निकालनी है। फिर इसको पहले ऐसे करो, देखो K1 by K2 is equal to क्या हो गया, I upon A into B। K1 upon K2 क्या हो गया, I upon A into B हो गया। ओके, क्या यही हमारा K इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कि यही हमारा K इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सर इसे बंद कर देगा, अच्छा यही हमारा क्या होगा, K इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो वही क्या है, सिंपल है, रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखना है, वही अपना तरीका। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 और दिस बाय दिस। K इक्विलिब्रियम क्या होगा, दिस बाय दिस और ये बाय ये होगा। ओके चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड भी आपको पता होना चाहिए, आगे इसका भी काम है अलग से। क्लियर है ना। चलो जी, इतना वैल्यू है ही, यहां से I निकालो। I क्या आ गया, K1 AB अपॉन में K1 AB आ गया ना, अपॉन में यहाँ पे क्या है, K2 है, यही आएगा I। और इस I को कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। इस I को क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे। हाँ मिहित आपने बोला था, मैं समझ गया, मैं आपने बोला था, अभी भी गलत लिख रहे हो आप शायद। तो यहाँ से रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K3 I की जगह पुट करो K1 by K2 A into B, A into B। ये क्या हो गया हमारा रेट हो गया, ये क्या हो गया हमारा रेट हो गया। सही लिखा है सर, I मल्टीप्लाइड। हाँ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ऐसे तो करते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव और A इनटू में B। और ये जो हमारा K इफेक्टिव होगा वो K इफेक्टिव क्या होगा हमारा, K1 K3 अपॉन K2। K इफेक्टिव क्या होगा हमारा, K1 K3 अपॉन K2। समझ आया नहीं आया, अभी एसएसए नहीं है ये। कभी आप सोच रहे हो कि एसएसए कर रहे हैं, हम एसएसए नहीं कर रहे अभी, ये तो नॉर्मल स्टेप चल रहा है अभी। इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। समझ आया नहीं आया, फटाफट इसको नोट डाउन करो, इस तरह से ही निकालना है, इस तरह से ही निकालना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको,
अब की बार आप लोग करके दिखाओगे मेरे को, देखते हैं कौन कौन सही करेगा। हमें एक रिएक्शन गिवन है, क्वेश्चन 2 लगा होगा, A2 प्लस B गिव्स D। ये हमारी मेन रिएक्शन होगी। ओके, इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हमारा A2 2A। ओके, और इसका जो ये रिएक्शन हमारी फास्ट है, और इसका जो K इक्विलिब्रियम है ना, वो हमारा K1 है। A प्लस B C, ये भी हमारी फास्ट रिएक्शन है क्योंकि रिवर्सिबल है। इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो K2 है। इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो K2, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है, मैं ऊपर नहीं लिख रहा उसकी बात, क्योंकि ऊपर लिखते हैं सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये पूरी की पूरी रिएक्शन का गिवन है। और लास्ट में बना A2 प्लस C गिव्स, यहाँ पे K लिख लो, K3 कर लो, चलो इसको D। बताओ मेरे को इसका फाइंड रेट लो इक्वेशन, फाइंड रेट लो इक्वेशन, देखते हैं कौन बताता है। समझ आया क्वेश्चन में, किसी को डाउट है तो बताओ। चलो देखते हैं कौन निकालता है इसको पहले। थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बुकलेट कब, बुकलेट तो मिलेगी ना, कौन सी बुकलेट रह गई है सर, हो भी गया, चलो बढ़िया, देखते हैं क्या आंसर आया, बताओ। हार्दिक आंसर कैसे बताओगे? हाँ एक, ठीक है, चलो ऑप्शन एक तरह से मैं ऐसे डालता हूँ, जो रेट है ना ऑब्वियसली रेक्टेंट की टर्म्स में आएगा। रेक्टेंट क्या है हमारे, A2 और B है, A2 और B है। मैं इसकी पावर x कर देता हूँ, इसकी पावर y कर देता हूँ, मेरे को x y बता दो क्या है, बाकी यहाँ पे k इफेक्टिव भी आएगा, वो भी आएगा, चलो उसको छोड़ दो, x और y बता देना मेरे को बस, x और y क्या आएंगे इतना बता दो। चलो देखते हैं एक बार इसको। देखो हमें पता है कि जो हम रेट लो लिखेंगे, ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप होगा, ये क्या होगा, ये हमारा स्लो स्टेप होगा। तो रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K3 A2 और C, ये लिखेंगे हम रेट, हम स्लो स्टेप से लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल टू K3 A2 into C। अब देखो A2 तो है प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट में, A2 तो है रिएक्टेंट में, बट C रिएक्टेंट में नहीं है। C तो क्या है हमारा इंटरमीडिएट है, जो बीच में बन रहा है रिएक्शन के, तो हमें C को रिप्लेस करना है बस, यही चीज आपको समझ आनी चाहिए कि A2 तो है रिएक्टेंट में, ये तो सही है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कभी C की वैल्यू निकालने लग जाओ, कुछ नहीं होने वाला फिर। C तो इंटरमीडिएट है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, C यहाँ पे है, रिएक्टेंट में नहीं है, ओके, इंटरमीडिएट की वैल्यू। चलो इस इक्वेशन को 1 मार्क, सबसे पहले चलते हैं इसमें। हमें पता है कि K इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो K1 गिवन है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, A की आगे 2 है तो पावर 2 आ जाएगा और K2 आएगा, ये बनेगा ना। हाँ अनन्या आपका बिल्कुल सही है, A की पावर 2 और अपॉन K2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां से निकालेंगे K2, यहां से जाएगा C अपॉन A into B आएगा, C अपॉन A into B, ठीक है। देखो K इक्विलिब्रियम लगा दिया ना इसके ऊपर, K इक्विलिब्रियम क्या है, K1 है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, ओके। चलो A का 2 और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे C आ गया, क्लियर है। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें C की वैल्यू को निकालना है। हमें C की वैल्यू किस टर्म्स में चाहिए, हमें C की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ A2 एंड B, हमें C की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A2 एंड B, ओके। यहाँ से C निकालो एक बार, क्या आएगा वो, K2A B, K2A B, ओके।
अब देखो मेरे को C की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ A2 एंड B। यहाँ पे B तो है बट A2 नहीं है, A है। A यहाँ से निकाल लो और यहाँ पे पुट करो। बात समझ आ रही है? देखो मेरे को यहाँ से C रिप्लेस करना है, मेरे को यहाँ से रिप्लेस करना है, यहाँ से C आ रहा है, मेरे को C निकालना है इन टर्म्स ऑफ A2 एंड B, इन टर्म्स ऑफ A2 एंड B, A2 एंड B। ओके, अब यहाँ पे C की वैल्यू आई है A और B में, तो इसका मतलब है कि जो A है उसको मेरे को A2 की टर्म्स में निकालना है। यहाँ पे निकाल लो, A की वैल्यू निकालो। A की क्या आई है हमारे पास, K1 A2 की पावर 1/2। A की वैल्यू आ गई ना A2 की टर्म्स में, क्या आई है K1 A2 की पावर 1/2। इसको पुट करो यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू K2, यहाँ पे क्या आ गया K1 A2 की पावर 1/2 इंटू में B, K1 A2 की पावर 1/2 इंटू में B। यहाँ से अब C आ गया, देखो C इन टर्म्स ऑफ A2 और 2 अंदर लिखोगे, C आ गया इन टर्म्स ऑफ A2 एंड B आ गया। ओके, अब इस C को पुट करो यहाँ पे, इस C को यहाँ पर पुट करो, तुम्हारा आएगा रेट इज इक्वल टू K3 और A2। C की जगह क्या आएगा K2 K1 A2 की पावर 1/2 इंटू में B आ गया। ओके, तो अल्टीमेटली आ गया हमारे पास रेट इज इक्वल टू, यहाँ से K3 आया, यहाँ से K2 आया और K1 की पावर 1/2, तो K1 का अंडर रूट आ गया। A2 की पावर 1 यहाँ पे है और 1/2 यहाँ पे, तो A2 की पावर 3/2 इंटू B की पावर 1। ये हो गया हमारा रेट एक्सप्रेशन। फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ। क्या जिन्होंने किया था ऐसे ही किया था, आपने किया था कि ऐसे ही किया था उसको, फटाफट बताओ। चलो एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है वो, बट अब उस पे एसएसए लगाएंगे। अब एसएसए नहीं मैंने बताया अभी तक आपको, एसएसए अब करेंगे हम। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फटाफट नोट करो जिसको नोट करना है, जिसको मैं सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक हल्का सा रहेगा, एसएसए लगाएंगे इसके ऊपर। एसएसए क्या होता है वो देखिए, फटाफट नोट करो इसको। सर आज केमिकल काइनेटिक्स, हाँ खत्म करके मानेंगे आपको, केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर देंगे। देखो यार रहने को तो ना टॉपिक अभी भी बहुत पड़े हैं, मैं सही बताऊं तो पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, रिवर्सिबल, क्वेश्चन ही नहीं आए हुए इनके ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हुए, एडवांस में क्वेश्चन नहीं आए। ओके, बाकी एक बच्चे ने कमेंट किया था, कहा था कि सर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करा दो, मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करा दूंगा, वो मैं करा दूंगा, मेजरली हो जाएगा, सारे क्वेश्चन ओके हो जाएंगे। सर डेरिवेशन रहेगी, अच्छा हाँ डेरिवेशन। अब रही बात डेरिवेशन की, डेरिवेशन की मैं आपको ग्रुप में फोटो भेज दूं, चल जाएगा उससे काम, उसको नोट डाउन कर लोगे वहां से, डेरिवेशन की फोटो ग्रुप में सेंड कर दूं, उसको नोट डाउन कर लेना। पर फिर भी कईयों को समझ आएगा, कईयों को समझ नहीं आएगी डेरिवेशन को। चलो चलो डन करो, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अपना एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज आया है, पता चला आपको? हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा ठीक है फिर? सर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज है। अच्छा करना तो सब है हमें अभी भी, भाई अब तुम्हारा तो हो गया ना, तुम थोड़ा उसमें एप्लीकेबल होंगे। ये वाला ही सही है। अच्छा चलो, मेरे को पता चला एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। मैंने सबसे पहले देखा भाई केमिस्ट्री तो नहीं हटाया है हमें, भाई कभी केमिस्ट्री उठा कर मैं तो घर ही बैठ जाऊंगा। पर हमने सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं किया। सर ये वाला अच्छा अप्लाई होगा तभी पता चलेगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पहले इसको करके दिखाऊं मैं। भैया ये फास्ट है और ये क्या है, ये हमारी स्लो है। ये फास्ट है, ये क्या है, ये हमारी स्लो है।
चलो फटाफट इसको निकाल के दिखाओ। आप पहले नॉर्मल तरीके से निकालोगे, फिर मैं एसएसए लगाऊंगा इसके ऊपर। एसएसए एसएसए से थोड़ा सा आंसर चेंज आता है, बट ऑप्शन में वही गिवन होता है। चलो पहले आप नॉर्मल तरीके से लगाओ, नॉर्मल तरीके से तो बहुत आसान होगा ये। पहले आपने इस पे नॉर्मल लगाना है। देखो नॉर्मल तरीका तो हमें पता ही है, इस सेक्शन पे लगा लो। पहले इसका रेट निकालो। रेट इज इक्वल टू K3 B इंटू सी बन जाएगा। अब रिएक्टेंट के अंदर B तो है, रिएक्शन ऐसे है हमारी A प्लस बी गिव्स D, ये रिएक्शन है हमारी। B तो है बट C क्या है हमारा, C इंटरमीडिएट है, उसको हमें चेंज करना है। यहाँ से C निकाल लो, क्या होगा K1 बाई K2 C अपॉन AB, C अपॉन AB। यहाँ से C निकाल लो, यहाँ से C निकालो तो क्या होगा हमारा K1A इंटू B अपॉन में क्या आ जाएगा K2 आ जाएगा। ओके, बस इस C की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, रेट इज इक्वल टू पहले के यहाँ पे K3 है और यहाँ से क्या है K1 बाई K2, B है और A भी है, तो A की पावर तो 1 और B का क्या होगा स्क्वायर होगा। क्या यही आएगा बताओ, सही लिखा मैंने, यही होगा ना। तो ये तरीका इस तरह से ये है निकालने का, सिंपल जो हमने अभी कर रहे हैं हम इस तरह से ना। अच्छा क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, उसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन ही नहीं होगा। ऑप्शन के अंदर ना ये ऑप्शन गिवन ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन निकाला वो एसएससी से निकाला हुआ है। जो आंसर निकालना होगा एसएससी लगाया हुआ है। ओके चलो अब ना एसएससी अप्लाई करते हैं। एसएससी अप्लाई करते हैं। देखो एसएससी क्या है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या है सर, मींस हमें दोनों तरीकों से करना पड़ेगा। फिर हाँ थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, दोनों तरीकों से, दोनों ही सही है। देखो अपने आप में दोनों ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। तो पहले एसएससी देखो, पहले उसको है क्या वो। देखो एसएससी क्या होता है कि नॉर्मल जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है ना, कह रहे हैं कि जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं ना, जैसे इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के बीच में, या फिर कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, कह रहे हैं ना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होते हैं, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, बहुत ही। ओके तो कह रहा है कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा। हाँ ऑब्वियसली 2 + 1 3 कर दो, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 + 1 3 इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। ओके एसएससी का सुनो, देखो एसएससी क्या है कि जो हमारा इंटरमीडिएट होता है ना, हम इंटरमीडिएट के ऊपर एसएससी लगाते हैं। इंटरमीडिएट के ऊपर क्या करते हैं हम, एसएससी लगाते हैं। सो यहाँ पे लिखो पहले एसएससी, ऐसे विल अप्लाई ऑन सी। एसएससी क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और सी के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे सी के ऊपर अप्लाई, क्योंकि सी जो है हमारा वो क्या है इंटरमीडिएट है। ठीक है हमारा वो इंटरमीडिएट है। अब देखो आपने बहुत इंपोर्टेंट, पहले इसको सुनना है, आपने लिखना नहीं, किसी ने लिखना यहाँ पे। सी में क्या करना आपने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या करना है आपने, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या करना है आपने, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी करना है। ओके देखो एसएससी क्या बोलता है कि जो भी हमारा इंटरमीडिएट होता है ना, जो भी हमारा इंटरमीडिएट होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, और उसके बनने का रेट और उसके डिफॉर्मेशन का, मतलब उसके फॉर्मेशन का और उसके डिफॉर्मेशन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। उसके फॉर्मेशन का और उसके डिफॉर्मेशन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। ओके अब देखो एसएससी क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी रिएक्शन में सी बन रहा है, बताओ मेरे को, फर्स्ट है या सेकंड है, बताओ कौन सी रिएक्शन में सी बन रहा है। फर्स्ट में बन रहा है सी, फर्स्ट में बन रहा है, तो पहले में लगा दो, रेट लगा दो, इसका रेट निकाल दो। इसका रेट कैसे निकलेगा, इसका रेट बताओ, इसका रेट कैसे निकलेगा, रेट निकलेगा K1 AB, रेट कैसे निकलेगा K1 AB, सही है बात ये, रेट कैसे निकलेगा K1 AB, सही है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही। रेट कैसे निकलेगा K1 AB निकलेगा। ओके अब कहता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जहां से सी ना डिफॉर्म हो रहा है, यहाँ से तो बन रहा था सी, यहाँ से डिफॉर्म हो रहा है, कहां से हो रहा है बताओ मेरे को, देखते हैं ये कौन से बताता है, कौन सी रिएक्शन में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है, देखते कौन, बिल्कुल सही, एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है।
कौन सी रिएक्शन में, 1 या 2 में, बस सिंपल ऐसे बताना, कौन सी रिएक्शन में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी हो रहा है? दोनों में हो रहा है, दोनों में। देखो इसके अंदर भी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी हो रहा है, और ऐसे में जाएगा ना, ऐसे देखो ऊपर वाला डायरेक्शन को, ऐसे देखो बैकवर्ड, देखो इस डायरेक्शन को। हाँ, तो एक तो हो रहा है यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और एक हो रहा है यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो दोनों को क्या कर दो, सम करो। पहले यहाँ पे लगाते हैं, इसका रेट बताओ क्या होगा। इसका रेट K3B इंटू सी, सही है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इस रिएक्शन का रेट निकालो, क्या होगा, K3B इंटू सी, सही है बात। चलो प्लस करो। इस रिएक्शन में भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में। जब आप ऐसे बैकवर्ड रिएक्शन का निकालोगे रेट, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालोगे तो क्या आएगा, बताओ मेरे को क्या आएगा फटाफट। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या आएगा, K2C आएगा। बैकवर्ड रिएक्शन का K2C, प्लस में क्या कर दोगे, K2C कर दोगे, प्लस में क्या कर दो, K2C कर दो। बस ये एसएससी हो गया हमारा, यही हमारा एसएससी है। बस यही क्या हमारा एसएससी है। एसएससी के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो इंटरमीडिएट होगा उसके ऊपर एसएससी अप्लाई कर दो, उसके ऊपर क्या कर दो, एसएससी अप्लाई कर दो। खैर बताइए, सिंपल वाला ही है, ज्यादा हार्ड केस नहीं। कई बार हमें दो एसएससी भी लगाने पड़ जाते हैं, कई बार हमें दो एसएससी लगाने पड़ जाते हैं, दो इंटरमीडिएट के बनो, ठीक है। यहाँ पे तो खैर एक ही है। तो एसएससी कैसे लगाना है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो भी होगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन, दोनों को क्या कर दो, दोनों को इक्वल रख दो। ध्यान से ध्यान रखना आपने, क्योंकि तभी मैंने आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन में कराया था, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां से सी निकालो, K1AB K3B प्लस K2, और यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। मैंने इनमें से दोनों में से सी कॉमन ले लिया, और अल्टीमेटली जो सी है वो क्या आ गया हमारा, K1AB अपॉन K3B प्लस K2, यही है ना। यहाँ से सी आ गया यहाँ से, ओके। अब सी को कहाँ पुट करोगे, सी को इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दो, हमारे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जब आप सी को यहाँ पुट करोगे तो हमारा रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K3B इनटू में क्या आ गया, K1AB अपॉन में K3B प्लस K2, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट आएगा, इसको रीअरेंज कर लो, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे करो K1 K3 आगे लिख लो, A B का स्केयर अपॉन में K2 प्लस K3, ये आपको ऑप्शन गिवन होगा, ये क्या होगा, ये हमारा रेट होगा अकॉर्डिंग टू एसएससी। अकॉर्डिंग टू एसएससी ये क्या होगा, ये हमारा रेट होगा। अकॉर्डिंग टू एसएससी ये क्या होगा, ये हमारा रेट होगा। बताओ समझ आया नहीं आया, मतलब सर हमें ऑप्शन देखना, हाँ यार ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो दोनों सही है, मैंने कह रहा कि ये गलत है, ये ज्यादा ठीक है, दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही है, ओके। कई बार आंसर उसके अकॉर्डिंग रहेगा, कई बार उसके अकॉर्डिंग रहेगा। देखो फटाफट देखो, इसमें करो, इसको नोट करो एक बार। सर बस करो, बस करें, अभी इतनी जल्दी अभी तो शुरू हो रहा है। हाँ अभी तो शुरू ही हुआ है। जल्दी तो पार्टी शुरू हो गई है। नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। कर लिया सर, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डेरिवेशन के साथ। अच्छा इस वीडियो लेक्चर की जल्दी अपलोड करा दूंगा। देखो भाई वीडियो लेक्चर अपलोड करना मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको एक नंबर सेंड करूंगा उस नंबर पे कॉल करूंगा। देखो पहले वीडियो मैं बनाता था, मैं एडिट करता था, तो मैं डालता था, तो मैं मिल जाती थी जैसे जैसे मिलती थी। अब मेरी रिकॉर्डिंग बन रहा है, चलो ज़ूम की डाल देना। चलो इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसएस से भी ना इससे ही थोड़ा सा लिंक है। थोड़ा सा लिंक कैसे है इससे, एक चीज देखो यहाँ पे, वहां पे क्या है, वहां पे है हमारा K3 K1 AB का स्क्वायर,
अपॉन K2। क्योंकि यहाँ पे भी K1 K3 AB का स्केयर अपॉन K2। क्वेश्चन के अंदर ना कई बार ऐसे भी होता है कि जो हमारा K2 है वो ज्यादा है K3B से, K2 ज्यादा है K3B से। भैया कि फिर इसको क्या करेंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या बचे K2, और K2 क्या आएगा फिर अल्टीमेटली वो सेम बन जाएगा। ठीक है, वैसे आगे अगर फर्दर हमें गिवन है ना तब हम तभी करते हैं, अगर फर्दर हमें गिवन है तभी करते हैं, वरना तो फिर वही है। देखो अगर हम अप्रोक्सीमेट सही तो आंसर ऐसे से देते हैं हमें, मैं सही बताऊं तुम्हें, एग्जैक्ट जो आंसर है ना एग्जैक्ट आंसर ऐसे से आया हुआ है। जो इससे आया हुआ है ना इन्होंने अप्रोक्सीमेट मतलब उन्होंने माना हुआ है कि जो K2 है ना K2 मच ग्रेटर है K3B से, ये मान के तब हमारा ये बनेगा, ये मान के तब हमारा ये बनेगा। एग्जैक्ट जो आंसर है वो ऐसे से है। बात समझ आई नहीं आई, बस यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। जो एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर तो ऐसे से आया हुआ है, इससे भी आंसर आएगा, पर इन्होंने उसके अंदर माना हुआ है कि जो K2 है वो मच ग्रेटर है K3B से। बिल्कुल पुट करो और आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। पुट करो आपको क्या मिलेगा, K1 K3 AB का स्क्वायर अपॉन में K2। क्या ये आंसर सेम नहीं है जो हमने अभी निकाला है? आंसर सेम है ना जो हमने अभी निकाला, बस ये चीज ध्यान रखना थोड़ी सी। क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं भी हो सकता, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। चलो हल्का सा 5 मिनट का टॉपिक है, बस हो गया, लास्ट हो गया, बस 5 मिनट का टॉपिक है। फटाफट लिखो, एक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। बस लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का, कुछ नहीं, इसी से करना हमें। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। देखो फटाफट टॉपिक लिख लेना। रेट इज इक्वल टू K1 K3 बाय K2 AB का स्केयर। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ना कि हमें इस तरह से गिवन होगा और बताओ इसकी टोटल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालें, इसकी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालें। ओके, ये एक्सप्रेशन अभी लास्ट हमें किया उससे आया ये। हमें पता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव या फिर K ओवरऑल, A B का स्क्वायर, ये बनेगा A B का स्क्वायर बनेगा। K ओवरऑल क्या है हमारा, K1 K3 अपॉन K2, K1 K3 अपॉन K2। पर पहले मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा इसको कैसे आया, बाद में कुछ नहीं करना, विद इन 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, विद इन 10 सेकंड के अंदर समझो इस बात को। K ओवरऑल क्या है हमारा, ये है। ओके, K1 की वैल्यू पुट करो, K1 की वैल्यू क्या होगी, A1 e raised to power minus EA1 by RT, ये होगी। K3 क्या होगी, A3 e raised to power minus EA3 by RT अपॉन में K2 क्या होगी, A2 e raised to power minus EA2 by RT। सही है या नहीं सही है, ये मैंने अरेंज लगा दिया इसके ऊपर, फटाफट बताओ मेरे को। सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे, जब मैं बोले जा रहा हूँ। कितने बच्चे हैं यार, तो नहीं है। चलो ये है, ये हमारा K ओवरऑल आ गया। ओके, इसको थोड़ा रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा A1 A3 अपॉन A2 मिल जाएगा, A1 A3 बाय A2 मिल जाएगा। ओके, छोटा सा टॉपिक है बस, चल रहे हैं हम जी। A1 A3 बाय A2 मिल जाएगा। ओके, e रेज़ टू पावर को रीअरेंज करो फटाफट, e रेज़ टू पावर देखो, e रेज़ टू पावर माइनस EA1 बाय RT, e रेज़ टू पावर ऊपर वाला तो ये आ गया, यहां से क्या आएगा, माइनस EA3 बाय RT, नेगेटिव ऊपर जाएगा प्लस EA2 बाय RT, ये बनेगा, ये बनेगा यहां से। ओके, तो हमारा K ओवरऑल क्या आ गया, इज इक्वल टू A ओवरऑल, A ओवरऑल, और A ओवरऑल क्या आ गया हमारा, अगर हमें A ओवरऑल निकालना है ना तो वो सेम ही होगा जो हमारा K होगा, A1 A3 अपॉन में A2 होगा,
ए ओवरऑल क्या होगा, a1 a3 अपॉन a2। ओके, अब यहां से देखो e रेज टू पावर ना आप कॉमन लो -1/RT, इसमें से कॉमन लो, क्योंकि हमें पता है ना कि पावर में क्या होता है, e रेज टू पावर -EA/RT होता है, e रेज टू पावर -EA/RT होता है। तो -1/RT तो एक्टिवेशन एनर्जी के आगे होता ही है, तो -1/RT मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, EA1 प्लस में क्या आएगा EA3 और नेगेटिव में क्या आएगा EA2 आएगा, नेगेटिव में क्या आएगा EA2। ओके, तो वही हो गया हमारा K ओवरऑल इज इक्वल टू A ओवरऑल e रेज़ टू पावर -1/RT इनटू में क्या आ गया एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या आई है EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। पहले बताओ ये एक्सप्रेशन समझ आया नहीं आया, फिर मैं आगे शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करना है। पहले ये समझो ये समझ आया नहीं आया, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे हुआ ये। आ गया ना, देखो अभी कुछ नहीं करना आपको, आपको जो के ओवरऑल गिवन है ना, के ओवरऑल ये रहा, के ओवरऑल पे ना लॉग अप्लाई करना है। के ओवरऑल पे क्या करना है, ध्यान सुनने इस बात को, के ओवरऑल पे ना लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, लॉग K1, जैसे इसके ऊपर मैं लॉग लगा रहा हूं तो ये क्या बनेगा लॉग K1 प्लस लॉग K3 माइनस लॉग K2, ये बनेगा। लॉग को हटा दो और K1 K2 की जगह एक्टिवेशन एनर्जी लिख दो। देखो EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, बस ये यही करना है हमें, ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ। K पे लॉग लगा दो और लॉग लगाने के बाद लॉग को हटा दो, K की जगह एक्टिवेशन एनर्जी पुट करो। प्लीज रिपीट, देखो हमारा आंसर ये आया, पूरी डेरिवेशन करनी चाहिए, हम हर बार थोड़ा डेरिवेशन करेंगे तो हमें तो बिल्कुल इंस्टेंट आंसर चाहिए। तो इंस्टेंट आंसर यही है, लॉग लगा दो इस पे K पे, तो लॉग लगाओगे तो क्या बनेगा लॉग K1 प्लस प्रोडक्ट करोगे ना तो प्लस आ जाएगा लॉग K3, अब नीचे वाला कहां जाता है ऊपर नेगेटिव के साथ, नेगेटिव ऑफ लॉग K2, तो ये इसके लॉग हटा दो और K1 जो K1 की जगह एक्टिवेशन एनर्जी 1, K3 की जगह एक्टिवेशन एनर्जी 3 और K2 की जगह एक्टिवेशन एनर्जी 2। ओके, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, फटाफट क्वेश्चन K1 K2 by K3 पावर 2 कैसे, बताओ मेरे को इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। K1 K2 अपॉन में K3 की पावर 1/2, बताओ इसकी मेरे को ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। देखो एक बार इसके ऊपर लॉग लगा दो, लॉग लगाया क्या बनेगा 1/2 आके आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा log K1 प्लस log K2 माइनस log K3, इसको log हटा दो और K1 K2 एक्टिवेशन एनर्जी में लिख दो। सो 1/2 एक्टिवेशन एनर्जी 1 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी 2 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 3, बस ये आंसर है हमारा। वैल्यूज गिवन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी 1 इतनी है, 2 इतनी है, 3 इतनी है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब की बार तुमने करके दिखाना K2 K1 by K3 की पावर, चलो K2 K1 by K3 की पावर 1/2, ये देखते हैं कौन करता है। ये लास्ट क्वेश्चन, बस वीडियो एंड हो रही है, बिल्कुल खत्म हो गया। चलो देखो इसके ऊपर लॉग लगा दो, लॉग लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा K2 मतलब EA2, K2 मतलब EA2, 1/2 आगे आएगा प्लस 1/2, K1 मतलब EA1 और ये अपॉन में तो माइनस EA3, एक्टिवेशन एनर्जी A ओवरऑल। बताओ समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ, इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ, बिल्कुल सिंपल है ये। आगे चलो, थैंक यू सो मच, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चंस के अंदर जब नए नए आएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर कर लेंगे आप ना, जो भी रहेगा। ओके चलो, कोई डाउट है तो बताओ फिर। ओके थैंक यू देन। K2 पे लोग नहीं लगेगा, नहीं K2 पे तो लोग लगा दिया ना, क्योंकि पावर तो 1/2 सिर्फ K1 by K3 की पावर 1/2 है ना, K2 की पावर थोड़ी ना है, K2 की पावर थोड़ी ना है 1/2, तो K2 का सीधा आएगा बाहर, ये 2 आ गया, देन आएगा। ओके